हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 10 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो यहां से मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 10 के बारे में। ये कहती है सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, यानी कि जो सेशन न्यायाधीश है उसके अधीनस्थ सहायक सेशन न्यायाधीश होंगे। क्या लिखा हुआ है? नंबर 1, सब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिनके न्यायालय की अधिकारिता वे प्रयोग करते हैं। यानी कि उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ सहायक सेशन न्यायाधीश होंगे जो उसके अधीनस्थ कार्य करते हैं, उसकी अधिकारिता में कार्य करते हैं। मान लेते हैं कोई एक जिले का सेशन न्यायाधीश है और यदि उसके सहायक सेशन न्यायाधीश हैं तो वो उसी जिले के अंतर्गत कार्य करेंगे जिस जिले की अधिकारिता सेशन न्यायाधीश को होगी। उस जिले के अंतर्गत सहायक सेशन न्यायाधीश उसकी अधिकारिता में उसके अधीनस्थ कार्य करेंगे। ये पहला पॉइंट कहता है सीआरपीसी धारा 10 का पहला पॉइंट। सीआरपीसी धारा 10 का दूसरा पॉइंट कहता है सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों में कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत समय समय पर नियम बना सकता है। यानी कि सेशन न्यायाधीश का जो कार्य है, यदि वो किसी प्रकार का कोई कार्य का वितरण करता है, कार्य का विभाजन यदि वो करता है, तो वह इस संहिता में दिए गए नियमों के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति वो रखता है, लेकिन वो इस संहिता से रिलेटेड होना चाहिए। इस संहिता में दिए गए निर्देशों, आदेशों और विधि, कानून और नियमों के मुताबिक होना चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट इसमें दिया है सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने की असमर्थता की स्थिति में। अब कार्य करने की असमर्थता की स्थिति जो होगी वह यह आवश्यक नहीं है कि वह शारीरिक रूप से असमर्थ हो। वह जो है कार्य की अधिकता के कारण भी अपनी असमर्थता जाहिर कर सकता है। यानी कि यदि कार्य की अधिकता है या वह अनुपस्थित है, यानी कि किसी भी प्रकार की यदि असमर्थता है सेशन न्यायाधीश को, तो वह किसी अर्जेंट आवेदन के यदि कोई अर्जेंट आवेदन है तो उस पर विचार करने के लिए अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश को बोल सकता है, या यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे मामले को निपटाने के लिए आदेशित कर सकता है। कैसे मामले? जो मामले अर्जेंट हैं। यदि अर्जेंट आवेदन नहीं है, यदि अर्जेंट मामले नहीं हैं, तो फिर उतना इंतजार जो है पार्टी को करना है, पक्षकारों को उतना इंतजार करना होगा कि जब तक कि दूसरा सेशन न्यायाधीश ना आ जाए या वही सेशन न्यायाधीश अपने कार्य की अधिकता को ना निपटा ले, या वो स्वस्थ ना हो जाए, या उसकी किसी प्रकार की असमर्थता समाप्त ना हो, तब तक के लिए। यदि अर्जेंट आवेदन है तो अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश। यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और यदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नहीं है तो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन मामलों को जो अर्जेंट हैं निपटाने की शक्ति रखता है। तो मतलब यह है कि यदि वो ऐसे अर्जेंट आवेदनों को निपटाता है तो यह समझा जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता थी, ऐसा समझा जाएगा। यह कहती है सीआरपीसी की धारा 10.123 के बारे में हमने समझा इसमें। अब इसका थोड़ा सा विधायी परिवर्तन देख लें। विधायी परिवर्तन मतलब कि वैधानिक रूप से इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इस संहिता में, जो 1973 में लागू की गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का विधायी परिवर्तन क्या हुआ है? परिवर्तन की बात करें तो दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में
चलती थी और 1898 की धारा 17(3) और 4 के अनुरूप है। यानी कि अभी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में ये धारा 10 में आया है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में ये धारा 17 में था और 17 के 3 और 4 पॉइंट के अंतर्गत ये था और बिल्कुल वैसे के वैसे ही रूप में यहां पर रखा हुआ है। पुरानी संहिता में अर्जेंट आवेदनों के निपटारे हेतु सेशन व अपर व सहायक न्यायाधीश की अनुपस्थिति में आवेदन की असमर्थता, मतलब आवेदन को निपटाने की असमर्थता होने पर जो अर्जेंट आवेदन हो उनको निपटाने के लिए पहले क्या होता था 1898 दंड प्रक्रिया संहिता में कि जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा सुनवाई की जा सकती थी, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी कार्रवाई करने का, अर्जेंट आवेदनों पर निपटारे करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन अब यहां पर क्या कर दिया गया, अपर या मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सहायक सेशन न्यायालय द्वारा उनको अधिकारिता दी गई 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता की। अच्छा, इसमें अधीनस्थता की यदि हम बात करें तो इस संहिता में यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अधीनस्थता को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए अधीनस्थ शब्द का प्रयोग सामान्य शब्द के प्रयोग के रूप में ही किया जाएगा, यानी कि उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है दंड प्रक्रिया संहिता में, इसलिए सामान्य शब्द के रूप में ही उसका उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा सीआरपीसी की धारा 10 के बारे में। मैंने आईपीसी और सीआरपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं के वीडियो तैयार किए हैं, यानी कि पूरी की पूरी सीआरपीसी और पूरी की पूरी आईपीसी तैयार की है, जिसका लिंक आपको यहां पर यानी कि आई बटन पर क्लिक करने पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहां पर जाकर के आप पूरी की पूरी सीआरपीसी और आईपीसी का अध्ययन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।